अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाइसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगत बाकर। फिर एक मरतबा दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया में यानी इंतखाबी माहौल बन चुका है। अगरचे ये इंतखाबात सारे देश के नहीं हैं, लोकसभा के नहीं हैं, लेकिन एक रियासत के हैं। लेकिन रियासत की भी अगर इंतखाबात हैं तो ये हमको ज़रूर समझ लेना होगा कि इसके असरात सारे देश में हम देख रहे हैं। बिलखुसूस हम कुछ बरसों से तो ये माहौल ज़रूर देख रहे हैं कि किसी रियासत के असम्बली इंतखाबात तो अपने मकाम पर हैं, अगर मकामी सतह के ब्लॉक लेवल इलेक्शंस भी हैं तो उसकी भी गूंज कहीं ना कहीं किसी और इलाके में, मुल्क के दीगर हिस्सों में जो है उसके असरात देखे जा रहे हैं। क्यों देखे जा रहे हैं, क्या वजूहत हैं, इसकी शायद फिर अलग बहस होगी। लेकिन बहरहाल इंतखाबी मौसम फिर से एक मरतबा जो है आ चुका है। जो पार्टियां हैं वो सरगर्म हो चुकी हैं। आपको बता दो कि बिहार के असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बिहार की जुमला 243 असम्बली नशिस्तों पर दो फेस में, दो मराहिल में इंतखाबात होंगे। 6 नवंबर को पहला मरहला और 11 नवंबर को दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती और नतायज 14 नवंबर को यानी जारी किए जाएंगे। इंतखाबी पर्चे दाखिल करने की आखिरी तारीख जो पहले फेज के लिए है वो 17 अक्टूबर रखी गई है, जबकि दूसरे मरहले के लिए 20 अक्टूबर यानी पर्चे नामजदगी की आखिरी तारीख होगी। बिहार में जेडीयू और भाजपा की यानी इत्तेहादी हुकूमत है। इत्तेहादी हुकूमत में जेडीयू सरबराह नीतीश कुमार वजीर आला हैं। आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई एल पार्टियां यहां अपोजिशन में हैं और यही महागठबंधन में भी शामिल हैं। इंतखाबात से कबल यहां एसआईआर का मामला मुतनाज़ा बना रहा। ताहम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के अमल में नरमी लाई, आधार कार्ड को कबूल किया। लेकिन इसके बावजूद 39 लाख अफराद जो है यानी वोटर लिस्ट से वो खारिज रहे। तो बहरहाल क्या मंजर है बिहार का अभी से या पिछले कुछ दिनों से, किस तरह की तैयारियां सियासी पार्टियों की जानिब से शुरू कर दी गई हैं। आने वाले दिनों में वाक़तन बिहार की अवाम वाक़तन उनका जो है क्या फैसला होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी सियासी माहौल किस तरह का बना हुआ है उसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त पटना से मोअज़्ज़ज़ मेहमान संतोष कुमार यादव साहब, सीनियर एडवोकेट, सियासी तजियाकार, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जी जी वकार साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इंतखाबात का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। अभी से अगर हम देखें, आज ही के दिन से अगर हम देखें तो आपको क्या कुछ तब्दीली नज़र आ रही है या फिर तब्दीली मज़ीद आएगी जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे? आज का जो मंज़र देख रहे हैं आप, इस हवाले से यहीं से मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ करें। जी संतोष साहब। जी जी जी। बिहार चुनाव जो है, बिहार चुनाव की रण बज चुकी है। संतोष साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही, पता नहीं क्यों। जी, एक मिनट। जी जी, आपसे जो शुरू में मैंने बात की थी तो वो लाउडली थी, लेकिन अभी थोड़ी सी स्लो हो गई, धीमी हो गई। जी, एक मिनट। जी प्लीज़। अब मेरी आवाज आ रही है हाँ प्रॉपर? बिल्कुल क्लियर है अब। जी हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ सर, जी जी। बिहार के चुनाव की राजनीतिक, बिहार के चुनाव की डेट आ चुकी है जी। और सभी पार्टियां जो है आर पार के मूड में हैं, क्योंकि सभी जो भी राजनीतिक दल हैं उनको इस बात का पूरा एहसास, हाँ हाँ, जो भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आएगी लगभग 3 टर्म्स के लिए आएगी। जो बिहार का मिजाज रहा है कि जो भी राजनीतिक पार्टी आती है बिहार में लंबे टाइम के लिए आती है। और इस दौर में 2 पार्टी है जो आर और पार की लड़ाई में है, वो है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। जी। और इस चुनाव में साफ और स्पष्ट मेरी जो राय है कि नीतीश कुमार जी इस चुनाव में नहीं। जी नहीं है। और जी जी। फिर सवाल ये है कि फिर वो चेहरा वगैरह हमारे पास, क्योंकि चेहरे की रिवायत है हमारे पास कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, चेहरे की रिवायत के हिसाब से ही नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं। और मौके मौके पे आपने अगर बिहार की राजनीति पे आपने नजर रखी होगी तो देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने बड़े चतुरता के साथ ये कहा है कि अटल जी का सपना था
कि बिहार में जो है हमारी अपनी खुद की सरकार बनी जी। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के स्टेटमेंट है। उसके बाद जो है इस पर जेडीयू ने आपत्ति जताई और जेडीयू के आपत्ति जताने के बाद जो है कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने जो है अपनी बातों को वापस लिया और फिर से जो है उस गठबंधन को ट्रैक पर लाने की कोशिश हुई। लेकिन यह सब कुछ जो चल रहा है जी, ये वैसे ही होता है ना कि जैसे एक परिवार में जो है सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है, लेकिन ये शो किया जाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है ताकि प्रतिष्ठा बनी रहे। तो ऐसे ही बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के और जेडीयू के संबंध चल रहे हैं आजकल। और बिहार के परिणाम जैसे ही आएंगे जी, आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी अपना नेता मानने जा रही है। तो अगर जी 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 बताएं। अब बात यह है कि फिर वो रणनीति किस तरह की होगी, यानी इंतखाबात से पहले की? देखिए, पहले की तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने दम पे चुनाव लड़ सकते जी। मैं आपको बता दूं कि बिहार की जो बड़ी पार्टियां हैं, सिर्फ एक राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ दें तो राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ने के बाद कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको अपने दम पे चुनाव जा सके, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी। ये जो तीनों पार्टियां हैं जी, ये तीनों ही पार्टियां जब तक किसी दूसरे पार्टी का सपोर्ट नहीं लेती है, इनका स्ट्राइक रेट बहुत खराब हो जाता है। आप चुनाव परिणाम उठा करके देख लें कि भारतीय जनता पार्टी जब नीतीश कुमार जी से अलग होकर के लड़ी तो क्या परफॉर्मेंस दे पाई जी जी। वहीं कांग्रेस पार्टी अगर अकेले अपने दम पे लड़ी तो उसका परफॉर्मेंस क्या रहा? बिल्कुल। तो उसके बाद जो है बीजेपी जेडीयू अपने दम पे लड़ी तो उसकी परफॉर्मेंस क्या थी? तो ये तीनों ही पार्टियां जो है बिहार में जी, इनको हमेशा सपोर्टिव अलायंस की जरूरत रही है और जब इनका जो अलायंस नहीं हुआ, इनको सपोर्ट नहीं मिला जी, तो हमेशा इनका प्रदर्शन जो है बैकफुट पे रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहते हुए भी नीतीश जी के साथ 7 फेरे ले रही है और इस 7 फेरे का बहुत लंबा भविष्य मैं नहीं देखता जी। अच्छा, यहाँ पर मेरा सवाल ये बनता है कि खुद नीतीश कुमार जी की अगर हम बात करें तो वो एक सीनियर मोस्ट जो है सियासतदान हैं, भले ही अभी के हवाले से यानी एक सीनियर सियासतदान भी हैं और एक सीनियर सिटीज़न भी यकीनन हो गए हैं वो। तो अब मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि ये सारी सूरत हाल को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर उनका किस तरह का जो है क़दम हो सकता है? अगर ये वो भी भांप रहे हैं कि क्या हो सकता है इंतखाबात के बाद, उनको भी अंदाज़ा होगा, तो हमेशा वो मौके के तहत जो है काम करते आए हैं, तो इस मरतबा क्या कोई नया काम कुछ ऐसा नज़र आ रहा है या फिर इनकी भी मजबूरी है? बाबा, जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड जी, वो अभी जो है ना उसमें मतलब पूरी पार्टी में जो है उस पार्टी को 2-3 लोग चला रहे और उसमें 2-3 गुट है और नीतीश जी की सबसे बड़ी जो मजबूरी है कि जो बिहार में आई थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ, 2 मामले हैं जी। एक तो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, हाँ, दूसरा जो मामला है सृजन घोटाला, हाँ, ये 2 जो मामले हैं, इस मामले में नीतीश जी जो है कहीं ना कहीं जो है फंसते नजर आ रहे और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इनको ब्लैकमेल करने की स्थिति में और बहुत स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अच्छा। और ये जो 2 मुद्दे हैं, मैं राजनीति के अंदर की चीजें आपको बता रहा हूँ जी जी।
और ये इस चीज पर जो पैकअप कराने वाले जो हैं वो संजय झा जी, जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं। जी जी। वहीं जेडीयू का एक दूसरा खेमा जो है, हाँ, बहुत वोकल नहीं है, लेकिन उसका भी अपना वजूद है। वो ये नहीं चाह रहा है कि नहीं चाह रहा था कि नीतीश जी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में जाए, क्योंकि उसका यह मानना था कि हमने जो बिहार में जाति जनगणना कराया जी, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके हम बहुत वोकल नहीं हो सकते। जाति जनगणना के परिणाम आए, जो जाति जनगणना के लिए सरकार की जो मेहनत रही, सरकार की जो कोशिश रही, हाँ, उसको हमें जनता तक पहुंचाना है और हमें सामाजिक न्याय के मुद्दे पे लड़ना है, फोकस होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जा करके हम इन मुद्दों को बहुत फ्रंट फुट पे नहीं उठा सकते। हाँ। तो ये द्वंद जो है जेडीयू में ये चलती रही। यही आप देखेंगे कि जेडीयू के एक सांसद, जेडीयू के एक नेता है गिरधारी यादव, हाँ, उन्होंने भी इस मामले को पब्लिक मंच से उठाया था। तो इन दोनों के बीच वो चल रही है। और माननीय नीतीश कुमार जी की दो सबसे बड़ी चैलेंज है। एक तो ये है कि वो अपने आप को इन घोटालों से बचा सके, पहला जी। दूसरा उनका ये है कि लास्ट आवर में उनकी जो प्रतिष्ठा है, हाँ, राजनीतिक प्रतिष्ठा है, वो किसी भी तरीके से बच जाए। अब इस दोनों ही द्वंद में वो लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जी मौके की तलाश में। अब जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें कितने सीट आते हैं और कौन से लोग जीत करके आते हैं जेडीयू से जी, ये तय करेंगे कि जेडीयू का भविष्य क्या होगा। ये संतोष साहब, नतायज आएंगे और फिर इलेक्शंस होंगे, लेकिन ये समझा जाता है कि हमारी राजनीति में, हमारी पॉलिटिक्स में और बिलखुसूस भाजपा की पॉलिटिक्स के हवाले से ये इंतखाबात से, इलेक्शन से बहुत पहले बहुत सारी तैयारी कर चुके होते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र हमारी नज़रों के सामने है, शिवसेना हमारी नज़रों के सामने है, तो थोड़ा सा हम कंपेयर करें महाराष्ट्र की सियासत और जो कुछ हुआ वहाँ पर तब्दीली आई, उसी को थोड़ा सा यहाँ बिहार में अगर देखें तो क्या फ़र्क आप देखते हैं, और थोड़ा सा हम कंपेयर करें तो मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स थोड़ी सी अलग है जी और बिहार की पॉलिटिक्स अलग है। बिहार एक बगावती स्टेट है। अगर जनता की बात करें, हमेशा जो है बिहार धारा के विपरीत चला है। धारा के साथ बहने वाले स्टेटों में बिहार का वजूद अभी तक नहीं है। बिहार का जो मयार है वो थोड़ा सा अलग रहा है। तो लेकिन नीतीश कुमार जी की हम बात करें, नीतीश कुमार जी का मैं व्यक्तिगत रूप में बहुत सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी बिहार ही नहीं बल्कि भारत के सबसे मजे हुए राजनीतिज्ञों में से एक। लेकिन अब उनकी उम्र हो गई है और वो बहुत डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और वो अब बीमार रहने लगे हैं, बहुत कुछ समझने की स्थिति में भी नहीं। और जो उनके पुत्र हैं, बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं कि वो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने में या बढ़ाते हुए बहुत काबिल नहीं दिख रहे। तो वर्तमान परिस्थितियों में दो चीजें चल रही है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि जेडीयू को हम अपने कब्जे में ले लें, तो वहीं कुछ भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि उसके बड़े लीडर्स को तोड़ करके हम अपने साथ ले लें। और राष्ट्रीय जनता दल भी अपनी नजर बनाई हुई है। हाँ। सब मौके की तलाश में है। लेकिन अब जो मसला बचता है जी, जो परिणाम आता है उसमें कितनी सीटें आती हैं। हाँ। और मैं ये मान रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की सीटें बढ़ने नहीं जा रही। अच्छा। जितनी सीटें है उतना अगर बचा लें तो ये उनकी बहुत बड़ी सफलता होगी। हाँ। अब इस दरमियान मैं जानना चाहूँगा कि आरजेडी का, खुद आरजेडी के अंदर की भी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, और फिर जो महागठबंधन है
तो उसको क्या करता हुआ अभी तक उन्होंने जो कुछ भी किया, जिस तरह से हम अगर देखें तो जो उनकी सरगर्मियां रही हैं, एसआईआर का मामला बड़ा जो है यानी सामने रहा, तो क्या आपको लग रहा है महागठबंधन और फिर खुद आरजेडी की जो कारकर्दगी है जी जी अभी तक की और अभी आगे के हवाले से यानी इंतखाबात तक? जी जी देखिए, जो मैं अभी समझा हूँ कि पिछले 15 साल 20 साल में जो राजनीति हुई है भारत में, जो चुनाव हुए हैं, वो दो ही तरह की राजनीति होती है। एक जो जनता का माइंड सेट होता है, एक तो या तो सत्ता के साथ होता है या सत्ता के विरुद्ध होता है जी। तो जो राष्ट्रीय जनता दल है, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के अपने जो वोट बैंक है, ठीक है, होता है, हर पार्टी के साथ थोड़ा होता है जी। लेकिन जो बिहार के जो डिसाइडिंग फैक्टर है, उस डिसाइडिंग फैक्टर में दो ही चीजें हैं, या तो आप प्रो गवर्नमेंट हैं या एंटी गवर्नमेंट जी। तो जो लोग प्रो गवर्नमेंट हैं वो जो है बीजेपी और जेडीयू के साथ हैं। हाँ। जो एंटी गवर्नमेंट है वो सारी वोटें जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ जा रही। जी जी। वो वहां पे जो है राष्ट्रीय जनता दल की आइडियोलॉजी, राष्ट्रीय जनता दल के काम, राष्ट्रीय जनता दल के टिकट बंटवारे, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के शिक्षा की स्थिति, इस चीज को देख करके पॉलिटिक्स हो रही है पिछले 15-20 साल में। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरा स्पष्ट राय ये है कि जनता दो ही चीजें देखती है। एक ये देखती है कि मुझे जो है सरकार के पक्ष में देना है या सरकार के विपक्ष में देना। हाँ। सरकार को लाने के लिए वोट देना है या सरकार को हटाने के लिए वोट देना। ये पहला माइंडसेट होता है जी। उसके बाद जो 10 से 15% का प्लॉटिंग वोट होता है जी, जो जीत और हार का कारण बनता है। बिल्कुल। तो वो जो फ्लोटिंग वोट है वो बहुत सी चीजों से प्रभावित होता है। एक तो ये होता है कि कौन अपने पक्ष में मीडिया से या सड़क पे या रोड पे नुक्कड़ से या आंदोलन से या कार्यकर्ताओं को लगा करके या लास्ट में धन बल वोट को खरीद करके वो कौन है जो प्रभावित कर पाता है। हाँ। तो ये जो वोट होते हैं ये 15% 17% का वोट होता है जिसको फ्लोटिंग वोट हम मानते हैं जी। यही वोट जो है डिसाइडिंग होता है। एग्जैक्टली। और इसमें जो है फ्लोटिंग वोट जो है जिधर जाएगा वही जीतेगा। और जिसको जैसे जो ये माहौल बना देता है कि जो अगर कोई माहौल ये बना देता है कि भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन जीत रही है तो उसके साथ जो है फ्लोटिंग वोट आ जाती है जी। अगर कोई ये बना रहा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी तो हार गई तो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो जो है उसको मतलब नहीं होता है, ना आइडियोलॉजी से मतलब होता है ना सरकार से मतलब होता है, उसको सिर्फ बहाव से मतलब होता है। जो जीत रहा है उसी के साथ वो खड़ा हो। जी जी। तो यही माइंड सेट जो मैंने जो है वो किया है। लेकिन हाँ इसके बावजूद यह मानना पड़ेगा जी आज के डेट में राष्ट्रीय जनता दल इंडिविजुअली सबसे बड़ी पार्टी, सबसे लार्जर पार्टी मैं अपने आकलन में पा रहा हूं जी, जिसके जमीन पर सबसे ज्यादा वोट है और सबसे ज्यादा वोटर है जी। अब इस दरमियान अब जिस तरह से आपने कहा कि 15-20% जो होता है वो काफ़ी अहम होता है और वो कहीं ना कहीं जो है फैसला साज साबित होते हैं वो वोट्स। तो एक तो वो हो गया, ये हो गया कि अब ये जो 15-20% है उनको कौन किस तरह से अपने तरफ राग़िब करेगा, अट्रैक्ट करेगा और उसके लिए क्या सरगर्मियाँ अभी तक हुई हैं। एक चीज़ ये हो गई और दूसरी चीज़ ये हो गई कि अभी तक जो यानी इख्तिदार में जो पार्टियां हैं तो उनसे कितना जो है यानी वोटर या फिर बिहार के लोग कितना सहमत हैं, कितना राज़ी हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की स्कीम्स के ऐलानात अभी पिछले चंद दिनों में भी हुए हैं। तो क्या वो चीज़ें कुछ अट्रैक्ट करने वाली हैं जिसका असर ये 15-20% पर भी पड़ेगा, या फिर आप ऐसे देख रहे हैं कि जो पिछले चंद दिनों में जो SIR के मामले को लेकर या फिर वोट चोरी के मामले पर जो इल्ज़ामात लगाए गए तो उसका कुछ प्रभाव उन पर होगा? किस तरह से आप इस रास्ताकशी को देख रहे हैं? देखिए अभी बहुत इनिशियल फेज है जी और राजनीति जो है ना बहुत क्षणिक होती है। दीर्घकालिक राजनीति जो है चुनाव को प्रभावित कम करता है
हमेशा जो चुनाव को प्रभावित करता है वो अल्पकालिक चीजें होती है जी। राजनीति में एक घटना हो जाती है और बहुत बड़े लीडर की जो छवि है वो 24 घंटे में धूमिल हो जाती है। हाँ। और 24 घंटे में जो है एक तुर्क का पत्ता लग जाता है और एक पार्टी चुनाव जीत के आ जाती है। तो अभी जो है लंबा समय है, मान के चलिए कि अभी हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हैं। जी हाँ। और 6 और 11 नवंबर को चुनाव है। जी हाँ, पूरा एक महीना समझ लें आप। जी 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 हाँ। जी, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ बिल्कुल, एक महीना, मतलब 6 नवंबर से अगर देख लें तो एक महीना बाकी है। जी हाँ हाँ। तो इन परिस्थितियों में क्या क्या घटनाएं होती है, क्या घटनाक्रम होता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और लेकिन अभी की स्थिति की बात करें जी। तो जैसा आपने कहा वोट चोरी का मामला, इसको विपक्ष और स्पेशली राहुल गांधी जी जी जनता तक इस मामले को पहुंचाने में वो सफल रहे। जी सर जी, मैं मानता हूं कि वो लोगों ने जो आम जनता है वहां तक कहीं ना कहीं जो है वोट चोरी के मामले को बिल्कुल पहुंचा दिया है। हाँ, तो मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं कि बिल्कुल ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, लेकिन हाँ उन्होंने जो है अभी तक इसको बहुत सक्सेसफुली पहुंचा दिया है। अब जो राजनीतिक मंच से किस तरह की बैटिंग होती है और किस तरह की बॉल डाली जाती है और किस तरह की फील्डिंग बैठाई जाती है, इस पर चुनाव के परिणाम निर्भर करते हैं। और जो चुनावी सर्वे होते हैं, सर्वे का जो पिछले 15 साल का जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, 20 साल का ट्रेंड देख रहा हूँ भारत में, तो मैंने एक खास चीज नोटिस की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जी जरूर। पिछले 15-20 साल का ट्रेंड ये रहा है कि जब इलेक्शन दूर होता है तो भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पे दिखाई जाती है। जितने भी जो सर्वे हैं उस सब में ये बताया जाता है कि विपक्ष की पार्टियां जो है मजबूत स्थिति में। हाँ जी। और चुनाव के जो लगभग मतलब आसपास की स्थिति होती है, मतलब चुनाव से 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले, वहां से ये इस माहौल बनाया जाता है कि कांटे की स्थिति में आ गई। हाँ जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी कांटे की स्थिति हो, दोनों के लिए फाइट टफ है। लेकिन विपक्ष जो है कमजोर नहीं है, ये कहा जाए। और उसके बाद जैसे चुनाव शुरू हो जाती है, उसके बाद ये बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने सीट्स जीत रही। हाँ, और भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे लार्जर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन होने जा रहा है। आप स्पेशली अगर लोकसभा चुनाव को याद करें, बिल्कुल देख ले कि जितनी सर्वे है वो इसी ट्रेंड का है। हाँ एग्जैक्टली। पिछले 15 से 20 साल का जो चुनावी सर्वे का ट्रेंड रहा है वो यही रहा है। और ये जो सर्वे है ये भी जो है ओपिनियन मेकिंग का एक तरीका है, मैनिपुलेशन का एक तरीका है। जी, अब यहाँ पर ये बिल्कुल आपने बात कही और वाकई हम इस बात को हम भी अगर गहराई से जायजा ले तो यही पता लगता है। एक चीज मैं क्लियर करना जी जरूर। इसके पीछे क्या होता है, देखिए। हाँ, जो बिहार का अगर हम बात करें तो आज से अगर आप 3 महीना पहले, 4 महीना पहले का अगर आप न्यूज देखेंगे, खंगालेंगे, तो ये मिलेगा कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बड़ी चॉइस तेजस्वी यादव। ठीक है। हाँ। अब उससे क्या होता है कि तेजस्वी के जो वोटर हैं, तेजस्वी जी के जो कार्यकर्ता हैं, वो उसको शेयर करेंगे दबा करके। हाँ, कि तेजस्वी जो है सबसे बड़े वोटर, मतलब सबसे बड़े पसंदीदा है, हाँ, लीडर मुख्यमंत्री के रूप। जी जी। अब क्या है कि अब आपने ये प्रचार कर दिया, आपने ये दावा कर दिया कि तेजस्वी सबसे बड़े जो है मुख्यमंत्री के वो हैं, पसंदीदा उम्मीदवार है। कल के डेट में वही न्यूज चैनल, वही सर्वे करने वाली टीम यह बताएगी कि तेजस्वी तो तीसरे स्थान पे चले गए। अब जो है भारतीय जनता पार्टी पहली पसंद बन गई या जेडीयू पहली पसंद बन गई, मतलब जिस जहां से उस सर्वे करने वाली टीम को स्पॉन्सरशिप मिल जाए। अब क्या होगा कि जो लोग ये शेयर कर चुके होंगे कि भाई तेजस्वी सबसे बड़ी पसंद है, अब वो जो कहेगा कि नहीं है, वो तो नहीं है, अब जो है ये पार्टी है, अब तो है, मान के चलिए कि सपोज कर रहे हैं
जी कि भारतीय जनता पार्टी है या तो दूसरी जेडीयू है या तो है लोक जनशक्ति पार्टी है। जी जी। तो अब क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी है, तो अब कोई व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं लोक जनशक्ति पार्टी का तो इतना बड़ा आधार ही नहीं है जी, वो कैसे हो सकते हैं। तो या जैसे जन सुराज एक ले लीजिए, नया स्वरूप जो है, हर चीज में जन सुराज को लाया जा रहा है, ये पूरा प्रोपोगेंडा है। जी जी। तो जन सुराज को बताया जाएगा कि ये जो है, सपोज कर रहे हैं जन सुराज को बताया जा रहा है, और आप कहेंगे कि नहीं जन सुराज तो इस लेवल पे है ही नहीं, उसके पास संगठन नहीं है, लोग नहीं है। तो आपको ये कहा जाएगा कि कल तक जब तेजस्वी का कह रहा था तब तो आप कह रहे थे कि सही है, आज कैसे गलत हो गया। जी हाँ। तो ये जो है एक आर्गुमेंट के लिए लाइन और लेंथ बनाई जाती है, और जो लोग इस तरह का सर्वे करते हैं वो अंदर से बहुत बेईमान होते हैं, अंदर से जो है पक्षपाती होते हैं, लेकिन अपने आप को ईमानदार दिखने के लिए, ईमानदारी का लेबल लगाने के लिए, ईमानदारी का ब्रांडिंग करने के लिए इस तरह का राजनीतिक गेम खेलते हैं। जी संतोष साहब, बिल्कुल हमारे पास 2 मिनट है, फिर आइंदा फिर हम आपसे ज़रूर जो है, क्योंकि ये सिलसिला अब इंतखाबी जो महाज का है ये चलता रहेगा, तो हम आपको ज़हमत देते भी रहेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिरी सवाल मेरा कि बिलखुसूस जिस तरह से यानी इलेक्शन कमीशन पर जो अपोजिशन और कांग्रेस की जानिब से जो सवाल खड़ा किया गया उसमें तेजस्वी भी रहे, दीगर जो है अपोजिशन पार्टियाँ भी रहीं, तो इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से यानी बिहार के लोग भी कितने जागरूक रहेंगे इस मामले में, ठीक है वो इल्ज़ाम है या हकीकत है क्या है, उससे परे अगर हम बात करें तो इस मरतबा यानी इंतखाबी अमल के हवाले से क्या उम्मीद की जा सकती है, और बिहार के लोग वाकई इस मामले को किस तरह से यानी देखेंगे, कितना उनका शऊर बेदार हुआ है अपने वोट को लेकर। देखिए ऐसा है कि बिहार के लोग जो है बगावती रहे हैं, और बिहार के लोगों को राजनीतिक समझ रही है, और बिहार के जो चौक चौपाल है वहां पर राजनीतिक चर्चा होती है, राजनीतिक कंसेंसस है। जी जी। लेकिन इस सब के बावजूद यह सच है कि भारत का जो इलेक्शन कमीशन है, हाँ, उसके चाल चरित्र बहुत फेयर नहीं रहे, और इलेक्शन कमीशन की चरित्र संदिग्ध रही। जी। तो निश्चित रूप से फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शन होता है, हाँ, तो वो लोकतंत्र के लिए बेहतर होगा, और वो जो है वो वही चुनाव जो है लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। यकीन। लेकिन देखते हैं आगे क्या रहता है। यकीन ये बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी, इलेक्शन कमीशन के कांधों पर है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का हम दावा करते हैं, लेकिन ये हकीकत है, तो इसकी हिफाजत भी जो है यानी वोट की हिफाजत अगर करने की जो जिम्मेदारी है तो वो इलेक्शन कमीशन ही की है। यकीनन हुकूमतें बनती रहेंगी और कभी किसी की आएगी कभी किसी की आएगी, लेकिन ये जो जमहूरियत है ये हमेशा रहने वाली है, और साथ ही साथ ये जनता की एक अमानत है जिसकी हिफाजत का फरीज़ा इलेक्शन कमीशन का है। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष साहब, आपने वक्त दिया, थैंक यू। शुक्रिया वापस। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद फिर हम रुख करेंगे लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, और फिर साथ ही साथ यूपी में जिस तरह के वाक़यात, जिस तरह की फ़िरक़ा परस्ती हो रही है, वो क्या कह रही है, वो क्या असर छोड़ रही है, और उसका क्या पैगाम आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ एक और मौजूद मेहमान डॉक्टर सैयद रियाज खावर साहब, सीनियर एडवोकेट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम रुख करेंगे लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, और ये देखेंगे कि लद्दाख में जिस तरह से अगर हम बात करें, लेह में एक अपने मुतालबे को लेकर वहाँ पर एक एहतजाज पुरअमन तौर पर चल रहा था, लेकिन वो एहतजाज फिर 24 सितंबर को पुरतशद्दुद बन जाता है। बहरहाल आप सभी उस मामले से वाकिफ़ हैं कि लेह में सोनम वांगचुक जो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जहदकार हैं, और एक यानी उन्होंने अनशन भी किया था, लेकिन बहरहाल इनका जो एहतजाज पुरअमन चल रहा था वो एकदम से तब्दील हो जाता है, और फिर उस हवाले से, उस अनशन के हवाले से, उस एहतजाज के हवाले से, उस जो एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया था उसको लेकर जिस तरह के एलिगेशन सामने आए, यहाँ तक कि कार्रवाइयाँ हुई, बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ़्तार किया गया। उसी रोज़ जो तशद्दुद हुआ उसमें 4 लोगों की जानें गईं, और फिर यहाँ तक कि सोनम वांगचुक उनको गिरफ़्तार किया गया, NSA उन पर लगा दिया गया, और फिर अभी तक लेह में जिस तरह से
हालात मामूल पर आना चाहिए वो अभी तक नहीं आए। ना सिर्फ लेह बल्कि कारगिल भी हम कहेंगे कि मुतासिर है, और वहाँ के लोग जो मुतालबा कर रहे हैं वो 6 शेड्यूल का है और असम्बली की फराहमी का है, रियासती दर्जे की बहाली का है। बहरहाल हम वो दिन भी याद करते हैं कि जब जम्मू कश्मीर को लद्दाख से यानी अलहदा किया गया था और फिर दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया था, तो लद्दाख से कुछ और ही यानी सामने बात आ रही थी, लेकिन अब मुख्तलिफ हो गई है। तो हम ये भी देखेंगे कि ये जो मुतालबा था उस पर जो कार्रवाई हुई वो किस नौइयत की है, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे और यहाँ के लोगों के मुतालबात पर भी जो है नज़र डालेंगे, और इसके साथ साथ जो कार्रवाई यानी सोनम वांगचुक के खिलाफ हुई और जो चार्जेस लगाए गए NSA उन पर लगाया गया। इसी तरह से अगर हम डोडा का रुख करते हैं तो डोडा में मेराज मलिक जो एक MLA हैं अब यानी आम आदमी पार्टी के, तो उन पर भी संगीन किस्म का जिस तरह से PSA लगा दिया गया और उनको भी जो है जेल में डाल दिया गया। और ये एक दो वाक़यात नहीं है बल्कि कई वाक़यात हम जम्मू कश्मीर में भी देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर की क्या सूरत हाल है, लोगों के मसाइल क्या हैं, वैसे तो बहुत सारी तफसीलात हैं लेकिन वक्त कम है, हम इख्तिसारन इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम यूपी का भी रुख करेंगे जहां से एक जुमला जो अपने यानी मुक़द्दस जिनको एक कम्युनिटी मानती है, जो अपने जज्बात का इजहार यानी आई लव से करते हैं कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तो वो यानी इजहार किसी के लिए किस तरह का एतराज़ का बाइस बन सकता है। न सिर्फ एतराज़ बल्कि तशद्दुद पर उतर आएँ और उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर दी जाए। तो ये मामला भी क्या है, इस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में, इस सेगमेंट में बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद मेहमान जुड़ चुके हैं। सैयद रियाज खावर साहब, सीनियर एडवोकेट, वो एक एडवोकेट हैं, कॉलम निगार हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर हम कहें कि वो एक इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले एक जहदकार हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, लोगों के हुकूक़ की बात करते हैं। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने रियाज साहब वक्त दिया। मैं आगाज़ करना चाहूँगा लद्दाख से और लेह से, और सोनम वांगचुक जिन्होंने जिस तरह से एक एजिटेशन किया था, अब वो जेल में हैं और उन पर NSA लगा दिया गया है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से सूरत हाल को आप देख रहे हैं। जी रियाज साहब। जी, जब 370 का खात्मा हो गया तो लद्दाख बेसिकली 2 जिले हैं। जी, लद्दाख खता बहुत बड़ा खता है, में 2 जिले हैं, जिला लेह और जिला कारगिल। जी, जिला लेह में 90% बौद्ध रहते हैं और कारगिल में 98% शिया मुस्लिम रहते हैं। जी, जी। तो जब 370 का खात्मा हो गया तो लेह डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने खुशियां मनाई, उन्हें कहा ये ठीक है। उनकी डिमांड थी कि हमें यूनियन टेरिटरी दी जाए। अब जब यूनियन टेरिटरी लद्दाख को दी गई, कारगिल के लोग कश्मीर के साथ रहना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के साथ। जी। अब जब उनको यूनियन टेरिटरी दी गई तो अब वहाँ उन्होंने 370 खत्म होने के जो उसके जो मसाइल पैदा हुए, वहाँ भी वो मसाइल पैदा हुए। उनको लगा कि हमारी आइडेंटिटी को खतरा है, क्योंकि अब एक कमजोर सा डोमिसाइल लॉ बना हुआ है जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भी। उनको ये ख्याल हुआ कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, ये खत्म हो जाएगी, हमारी जो कबायली आइडेंटिटी है ये खत्म हो रही है। और यहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से रह रहे हैं, और उनको ये भी लगा कि अब असेंबली, क्योंकि उनकी जो यूनियन टेरिटरी है वो विदाउट असेंबली है। एक यूनियन टेरिटरी होती है विद असेंबली, दूसरी होती है विदाउट असेंबली। जी, उनके वहां तो असेंबली नहीं है, वहाँ 4 नशस्तें होती थी। असेंबली की 4 नशस्तें होती थी, 2 डिस्ट्रिक्ट कारगिल में और 2 डिस्ट्रिक्ट लेह में। जी, अब वो असेंबलियां नहीं रही तो उनको फील हुआ कि हम सियासी तौर हम इग्नोर किए जा रहे हैं, हमें सियासी तौर पीछे धकेल दिया गया है। जी, जी। लिहाजा उन्होंने डिमांड की कि उनको 6 शेड्यूल में हिंदुस्तान के जो बेसिकली हिंदुस्तान का आईन का 244 आर्टिकल 244 है हिंदुस्तानी आईन। जी, ये आईन देता है आसाम को, मेघालय को, त्रिपुरा और मिजोरम के इलाकों में ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जो वहाँ के कबायली इलाके हैं उनमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कानून के आईन के मुताबिक बनाई गई है। जी, उनके पास पावर होते हैं कि वो जो कबायली आइडेंटिटी है, जी, जी, उसका तहफ़्फ़ुज़ करें और वो
कानून साजी भी छोटे मोटे मसाइल पर कर सकती है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, कस्टम्स, अपने रीति रिवाज पर वो कानून साजी कर सकती है। जी जी। अब लद्दाख वाले ये डिमांड कर रहे थे कि हमें छठे शेड्यूल में उनको जगह रखा जाए हिंदुस्तानी आइन 2 आर्टिकल 2044 के तहत जी। लेकिन बीच में आवाजें उठी कि नहीं, हमें एक रियासत का दर्जा दिया जाए। लिहाजा एक कंफ्यूजन रहा वहाँ। वो पहले छठे शेड्यूल में शामिल होना चाहते थे, फिर डिमांड हो गई कि हमें एक रियासत का दर्जा दिया जाए जी। लिहाजा इसीलिए सनम वांगचुक जो है ये एक कारकुन है, माहौलियाती कारकुन है। इसमें तालीम के लिए भी बहुत, तालीम के फैलाव के लिए भी उसने बहुत काम किया है जी। तो अब ये सामने आ गया तो उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी और उसने ये नारा लगाना शुरू कर दिया कि हमें स्टेट फूड का दर्जा दिया जाए। हालांकि ये 2 मुद्दा डिमांड्स है। अगर स्टेट मिल जाए तो फिर छठे शेड्यूल में शामिल करने की जरूरत ही नहीं है। अगर छठे शेड्यूल में शामिल करे तो फिर रियासत की कोई तुक ही नहीं बनती रियासती दर्जा देने का जी जी। ये बजाय खुद मुतशादिम है आपस में स्टेट और छठे शेड्यूल में शामिल करवाना जी। क्योंकि अगर ये रियासत बनती है तो इनके सब पावर अपने होंगे, ये फिर कर सकते थे वो। तो वहाँ वो ये पहले पुरअमन कॉल दी गई थी, उसके बाद ये तशद्दुद भड़का और 4 लोगों की हलाकत हो गई जी जी। और इसके बाद सनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार किया गया जी जी। क्योंकि जब 370 का खात्मा हो गया, आर्टिकल 35 का खात्मा हो गया, तो जम्मू कश्मीर में पहले से ही 1978 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया गया था जी, जो कि मिलता जुलता है एनएसए से। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में बनाया गया, पार्लियामेंट ने बनाया। पहले यहाँ मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था इंडिया में, मिसा 1971 का जी जी। तो 1971 के मिसा को 1980 में ये फिर नया कानून बनाया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत 12 महीने की नजरबंदी हो सकती है। और सनम वांगचुक को फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया है। अब उन्हें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जी। हाँ जी जी। अब आप मेराज मलिक की बात कर रहे थे। मेराज मलिक को उसका मसला यह है कि मेराज मलिक एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एक एमएलए है जी। उसको इन्होंने ये डोडा डिस्ट्रिक्ट से आम आदमी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट, ये यूनियन टेरिटरी प्रेसिडेंट भी है और पहली दफा आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में खाता खोला और उनका एक नुमाइंदा एक असेंबली मेंबर बन के आया जी। तो इसका जो वहाँ डिप्टी कमिश्नर है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है जम्मू कश्मीर में, डीसी को डिप्टी कमिश्नर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी होता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होता है। एक अस्पताल शिफ्ट करने के बारे में उनके साथ उनका झगड़ा हुआ, तो कुछ उनका इल्जाम है कि उन्हें गाली गलौज दी और फिर कुछ एफआईआर उसके खिलाफ दे दिया, मेराज मलिक के खिलाफ जी जी। तो मैंने मेराज मलिक के खिलाफ जो एफआईआर देखे वो एफआईआर 1-2 उनमें इल्जाम है कि इसने धमकियां दे दी, उसमें इल्जाम है कि इसने चोरी की और इसमें इल्जाम चोरी का लगाया गया है, धमकियों का लगाया गया है। इसके लिए तो आम सा पर्चा लग सकता था या डिप्टी कमिश्नर एक सिविल डिफेमेशन या क्रिमिनल डिफेमेशन का केस कर सकते थे मेराज मलिक के खिलाफ, जो उन्हें क्या नहीं, इसको डायरेक्टली सेफ्टी एक्ट जब जम्मू कश्मीर में सेफ्टी एक्ट 1978 में बना है तो उसको सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। लद्दाख में अब सेफ्टी एक्ट नहीं है, वहाँ मेंटेनेंस ऑफ, वहाँ ये है एनएसए, ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लद्दाख में लागू है। तो यहाँ पब्लिक सेफ्टी एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू है। तो उसको गिरफ्तार किया गया। तो वो कोई, जब मैंने उसका वो डोसियर देखा, उसके जर्नलिस्ट देखे, सेफ्टी एक्ट का केस बिल्कुल नहीं बनता है। उसको आम कानून के तहत उसके खिलाफ कोई पर्चा देना था तो पर्चा दे सकता था डिप्टी कमिश्नर उसके खिलाफ। पर्चा देने के बजाय सेफ्टी एक्ट लग सकता है जो हिंदुस्तान की सालिमियत के खिलाफ मुसलसल जद्दोजहद करता हो, या जो एक पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता हो जी जी। मैं यहाँ आपके सामीन को, आपके नाज़रीन को ये
क्लियर करना चाहता हूँ, पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर में फर्क है। जी, पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर में, जी जी। इसमें फर्क है। पब्लिक ऑर्डर ये हो गया कि कोई मजहबी मुनाफरत फैलाए जिससे दो मजहबों के दरमियान, लोगों के दरमियान तसादम हो जाए, या कोई क्लास झगड़ा शुरू करे, जैसे कश्मीरियों और डोगरों का, पहाड़ियों और डोगरों का, कश्मीरियों और पंजाबियों का, जी जी, जिससे बड़े पैमाने पर मुल्क में या स्टेट में नुकसान का खतरा हो, उसे पब्लिक ऑर्डर कहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो गया कि 10 गुंडे झगड़ा करते हैं या लड़ाई होती है, 2 हमसाए लड़ाई करते हैं, या कोई 2 ग्रुप क्लैश हो जाता है, उसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कहते हैं। उसमें तो डीसी 2-3 दिन के लिए किसी को एहतियाती नजरबंद कर सकता है। जी हाँ, जी। तो उसमें फिर एक तहसीलदार के पास मुचलका देना होता है, डिप्टी कमिश्नर के पास मुचलका देना होता है, तो छूट जाता है। तीसरी बात यह है कि अगर कश्मीर में जंगल जी, तो उसको भी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में यही है, अगर कोई हिंदुस्तान की सालमियत की प्रेजुडिस करे, हिंदुस्तान की सालमियत को या डिफेंस को या फॉरेन रिलेशंस को, या एसेंशियल सप्लाईज में रुकावट पैदा करे, रोक दे ताकि लोगों को तकलीफ हो जाए, उसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 12 महीने के लिए नजरबंद किया जा सकता है। जबकि सेफ्टी एक्ट के तहत पब्लिक ऑर्डर में 1 साल के लिए, और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया स्टेट अगर वो मुतासिर करता हो तो 2 साल के लिए ये जेल में रखा किया जा सकता है। महराज मलिक का जहां तक ताल्लुक है, मैंने वो पढ़ा, उसका डोसियर, क्योंकि उनने मुझे भी फोन किया था, आम आदमी पार्टी वालों ने, क्योंकि ये इसका जुरिडिक्शन बनता है जम्मू विंग ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, जी जी, वरना उन्होंने मुझसे भी बात की थी इसके महराज मलिक के बारे में, इसका केस लड़ने के बारे में। तो लेकिन मैंने कहा ना, आप जम्मू बेंच में ही कीजिए, जम्मू में फाल करता है, जम्मू बेंच के पास आप कीजिए, सिंडिकेट बेंच के पास करने की जरूरत नहीं है। अगर वहां कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे पास आइए। जी जी। तो लिहाजा ये बिल्कुल हुकूमत का गैर जिम्मेदार रवैया है, एडमिनिस्ट्रेशन का गैर जिम्मेदार रवैया है, क्योंकि एक चुना हुआ नुमाइंदा है और इलेक्टेड नुमाइंदा है, उसको गिरफ्तार करता है अनइलेक्टेड पर्सन। इलेक्टेड पर्सन को गिरफ्तार करता है। जी, ये मिसयूज है पब्लिक सेफ्टी एक्ट का, ये मिसयूज है बिल्कुल, टोटली ये मिसयूज है पब्लिक सेफ्टी एक्ट का, जो उन्होंने सेफ्टी एक्ट महराज मलिक पर लगाया। और मुझे यकीन है कि हाई कोर्ट में उन्होंने जम्मू विंग में दायर की है पेटिशन, मुझे उम्मीद है कि उसका ये सेफ्टी एक्ट जो है क्वाश हो जाएगा, क्योंकि मेरा तजुर्बा है, मैंने हजारों केस सेफ्टी एक्ट के तहत किए हैं, क्योंकि मैं इंसानी हुकूक पर भी काम करता रहा हूँ जी। बहुत 2 दहाइयों से मैंने ह्यूमन राइट्स पर बहुत अखबारों में भी लिखा है, काम भी किया है। तो मैंने इसमें केसेस भी किए हैं पुलिस के खिलाफ, जिसमें गिरफ्तारियां भी पुलिस वालों की हुई है जी। तो पुलिस वालों की गिरफ्तारियां भी हुई, मैंने ऐसे भी केस किए हैं कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में। तो मुझे उम्मीद है कि ये हाई कोर्ट इसका ये सेफ्टी एक्ट जो है, डिटेंशन ऑर्डर जो है, इसको क्वाश करेगी। जी रियाज साहब, यहाँ पर ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पीएसए की बात अगर करें तो न सिर्फ ये एमएलए महराज मलिक की बात, बल्कि बहुत से और दीगर भी है, उनके हवाले से भी बात आती है कि उन पर भी बेजा जो है ये लगाया गया है। इसी तरह से अगर हम दिल्ली की बात करें तो जो दिल्ली के फसादात हुए थे उसमें जो दरख्त खुले तौर पर धमकियां दे रहे थे वो तो आज भी आज़ाद हमको नज़र आते हैं, लेकिन वहीं अगर हम देखें उमर खालिद को, शर्जील इमाम को और दीगर को, उसमें जम्मू कश्मीर की एक खातून भी थी, तो बहरहाल उन पर जिस तरह से UAPA लगा दिया गया और उनकी ज़मानत तक जो है नहीं हुई, तो इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये देखिए, उनको UPA के तहत गिरफ्तार किया गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। जी जी। और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 43D, उसके तहत इन्होंने ये अमेंडमेंट की है कि पहले टाड़ा था, पोटा था, हाँ। फिर पोटा को खत्म करके जब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया के ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने शोर उठाया, तो भारतीय सरकार को, पार्लियामेंट को वो पोटा टाड़ा उनको ये रिवोक करना पड़ा। जी जी। बैनुल अक़वामी आला इंसानी हुकूक तंजीमों के दबाव के तहत उनको एक खत्म करना पड़ा। फिर उन्हें अनलॉफुल
प्रिवेंशन एक्ट लाया। इसमें 43D जो है वो ये कहता है कि जज को ये देखना है जमानत करते वक्त कि ये मुलजिम, अगर जज मुतमईन हो जाए कि इसने जुर्म नहीं किया है तभी बेल दे सकता है। जबकि कानून का असूल यह है, और हमारे इंडिया में भी यही कानून है, कि जब तक सजा न लग जाए तब तक एक इंसान को बेगुनाह माना जाएगा। हाँ। लेकिन जमानत के मामले में उन्होंने रखा है कि नहीं, वो तब तक बेगुनाह नहीं समझा जाएगा जब तक जज मुतमईन न हो जाए कि नहीं इससे जुर्म नहीं किया, फिर वो जमानत देगा। ये 2 यार्डस्टिक्स इंडिया में चलती है। ये देखिए, जब से बीजेपी सरकार आ गई जी, तब से 2 यार्डस्टिक्स इंडिया में चलती हैं। एक ये, एक खास जिन्होंने वो कपिल शर्मा वगैरह, वो शायद अब MLA भी बन चुका है जी जी, जिनने उस वक्त उकसाया बाकी किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उनको जमानत नहीं मिल रही है। जबकि अगर उनके केस मैंने देखे नहीं है, लेकिन ये एक बहाना मिल गया है सरकार हुकूमत को आईन और कानून का गलत इस्तेमाल करना, चाहे यूपी की सरकार हो, चाहे दिल्ली की, चाहे ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे जहां जहां भी सरकारें हों, स्टेट सरकारें हों, इनको एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने का एक मौका मिला है और वो इन पावर्स को मिसयूज करते हैं। ये पावर्स मिसयूज करते हैं, जो जुर्म करते हैं उनको छोड़ते हैं, एक समुदाय से जब जुर्म करते हैं उनको कुछ नहीं कहते हैं, और जो लोग बेगुनाह होते हैं वो सिर्फ अपने दिफा में कोई बात बोलते हैं, या अब जब उनके जज्बात, मजहबी जज्बात को ठेस लगती है तो कोई बात करते हैं, कोई पूरा अमन एहतजाज करते हैं, तो उन पर इस तरह के, चाहे PSA हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो, या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट हो, उन पर लगाया जाता है। ये इंडियन आइन जो है, हिंदुस्तानी आइन जो है, ये जमानत देता है आपको अपनी बात करने का। आर्टिकल 19 जमानत देता है। आर्टिकल 21 आपको हक हयात देता है और डिग्निफाइड लाइफ का हक देता है। फिर आपको आर्टिकल 25, 26, 27, 28 या आपको अपने मजहब का प्रचार करने के लिए अपनी मजहबी प्रचार और मजहबी आजादी, ये और आपका दिफा। और आर्टिकल 19 आपको अपनी बात करने का हक देता है। आप आइन के दायरे में रहकर पूरा अमन एहतजाज कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, जल्द से जुलूस निकाल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन बदनसीबी ये है कि यहाँ से जब ये हुकूमत आ गई तो इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, चाहे जितने भी ये कवानीन है इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। रियाज साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि यकीनन कोई इस्तेमाल गलत कर रहा है, लेकिन ये सारे मामलात हम देख रहे हैं कि अदालतों में पेश हो रहे हैं। अदालतें जो है इन सारी चीज़ों को देख रही हैं, और बाज़ मौक़ों पर हम देखते हैं कि अदालतों ने सो मोटो भी लिया है, लेकिन इतना सब कुछ हो रहा है। और फिर कभी कभार हम ये भी देखा है हमने कि सरजनिश भी जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाज़ मामलात में हुई है हुकूमतों की, लेकिन इसके बावजूद मामलात जारी वो सारी है। मैं रुख करना चाहूँगा यानी यूपी का, और यूपी के कानपुर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जिस तरह से एक पोस्टर आवेज़ा किया गया था, लगाया गया था, जिस पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था, उसी मामले को इतना तबालत दे दी गई कि अब बरेली में पुलिस की कार्रवाई हो गई। फिर उसके बाद बिल्कुल वहाँ पर जो है इम्तनात आयद कर दिए गए, इंटरनेट 48 घंटों तक बंद कर दिया गया। बड़ी तादाद में न सिर्फ बरेली बल्कि फतेहपुर में और फिर कानपुर में और फिर संभल में गिरफ्तारियाँ अमल में आईं, और फिर संभल में एक मस्जिद, खैर बहरहाल उसका मामला कुछ और बताया जा रहा है, लेकिन बिल्डोज़र के कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी आपने बात की आज़ादी इज़हार ख्याल की, और फिर इसके साथ साथ आज़ादी जो है अपने मज़हब पर चलने की, उसके प्रचार की, तो ये जो कहा जाना आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या ये कोई जुर्म है? ये किस तरह की कार्रवाई है कि हमने ये तक देख लिया कि पुलिस को यूपी में कि घरों से जिनके बाहर ये पोस्टर्स घर वालों ने लगाया तो उसको बाज़ाब्ता तौर पर निकलवाया गया। ये देखिए, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आए हैं कि वहाँ कुछ मकानों को बुलडोज भी किया गया, कहीं जी हाँ, मकानों को भी बुलडोज कर दिया गया। एक मशहूर जजमेंट आ गई इसी साल सुप्रीम कोर्ट की, वो प्रयागराज बुलडोजर केस के नाम से ही जाना जाता है जी, प्रयागराज बुलडोजर केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की। उन्होंने कहा कि किसी का मकान भी गैर कानूनी तरीके से डिमोलिश नहीं किया जा सकता है, चाहे वो अगर किसी
मुजरिम ही का मकान भी हो, जी जी, किसी का भी मकान हो, किसी मुलजिम का मकान हो, इसको गिराया नहीं जा सकता है। अगर मकान कोई गिरा दे तो उसको एक तो जो वो अधिकारी होंगे, वो मुलाजिम होंगे जो ये मकान गिराएंगे, उनको वो पैसे जेब से भरने होंगे। वो डैमेज जो मकान का नुकसान हुआ है वो जेब से देना होगा। और दूसरी बात, वो सरकारी खजाने से नहीं जेब से देना होगा। और दूसरी बात यह है कि उनने कहा कि इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अगर ये मकान किसी का गिरा दिया गया या गिरा दिया जाएगा तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, तभी अदालत होगा। तो अगर इस तरह मकान कहीं गिराया जा सकता है तो इसमें एक पेटिशन, सीधे एप्लीकेशन किसी भी हाई कोर्ट में या किसी सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं कि हमारा मकान बुलडोज हुआ, तो उसको एक सजा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सजा मिलेगी और उसको जेब से वो पैसे देने हैं। अब रहा सवाल आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो है ये हमें मजहबी आज़ादी है, आइन मजहबी आज़ादी देता है कि रियाज साहब, मैं यहाँ पर बिल्कुल हम आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं या फिर जो एतराज़ जताया जा रहा है या शरपसंदी जो हो रही है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात मुकम्मल हो जाए, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो भी मामलात हो रहे हैं, बुलडोज़र के जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो वो बल्दिया के जानिब से वो कार्रवाई हो जाती है या फिर जो भी अथॉरिटी है उसकी मजाज उनकी जानिब से हो जाती है और वो उस मामले से उसको अलहदा कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई ये अवैध है, ये अवैध है, ये इलीगल है और इसके इख्तियारात हमारे पास बहुत सारे हैं, हम उसके तहत कर रहे हैं। यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा है, हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो हमारे दायरे इख्तियार में है कि ये अवैध स्ट्रक्चर्स हैं और हम उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जो बताया जा रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं, ये क्या है मामला? देखिए, ये बहाना तो कोर्ट में नहीं चलेगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये बहाना नहीं चलेगा। उनने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी है, अगर कहीं अवैध कोई प्रॉपर्टी हो उसको प्रॉपर कानूनी तरीका एक होता है। इसमें एक घर का अगर ये अर्बन डेवलपमेंट एक्ट के खिलाफ हो, हाउसिंग डेवलपमेंट के खिलाफ हो या म्युनिसिपल काउंसिल के परमिशन के बगैर हो, तो उसमें हर एक स्टेट में अपना एक तरीकेकार होता है जिसको अमलाया जाता है। इसमें पहले नोटिस देना पड़ता है, फिर सेकंड नोटिस देना पड़ता है, फिर उनसे कहना पड़ता है कि आप कुछ स्टेट्स में ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, अगर कहीं परमिशन के बगैर या सरकारी जमीन पर मकान बना हुआ तो वो ऑफर कर सकते हैं कि हम इसके बदले में जमीन देंगे। बहुत से स्टेट्स में कानून है, क्योंकि स्टेट में अलग अलग कवानीन है इसके मुताबिक, इसके बारे में। तो बहुत से स्टेट्स में कवानीन है कि ये आप अगर सरकारी जमीन पर मकान है, आपको ऑफर किया जाएगा, आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इसके बदले में जमीन दे या ये कागजात रेगुलराइज करवाए। अगर परमिशन के बगैर कहीं मकान हो, किसी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट के परमिशन के बगैर, म्युनिसिपैलिटी के परमिशन के बगैर, तो इसमें एक नोटिस देना होता है। और नोटिस में आपको कुछ स्टेट्स में ये ट्रिब्यूनल लगे हुए हैं, आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, इसको स्टे कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं हम जुर्माना भर देंगे कि अगर कोई हिस्सा हमने गलत तरीके से बनाया, हम एक जुर्माना अदा कर सकते हैं। बहुत से स्टेट्स में ऐसे कवानीन भी है। लेकिन जो ये कह रहे हैं बेसिकली ये एक इंतकामी कार्रवाई है, ये फिर बहाना बना के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बचने के लिए ये सरकारी कर्मचारी, ये सरकारी मुलाजिम या सरकारें ये जो है ये एक बहाना बनाती है कि नहीं हमें अथॉरिटी है, ये गैर कानूनी तरीके से ये स्ट्रक्चर बना हुआ था, हमने ये हटाया। लेकिन ये उस वक्त इनको याद उसी वक्त कैसे आता है जब कोई प्रोटेस्ट होता है, कुछ होता है, तो उसी वक्त इनको ये अवैध प्रॉपर्टी नजर आती है या ये इलीगल प्रॉपर्टी नजर आती है। ये बहाना है सिंपल सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट अवॉइड करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये इनका ये बहाना या हाई कोर्ट से बहाना तस्लीम करेंगे। यकीन लेकिन हो ये रहा है कि वक्त इतना निकल जा रहा है कि जिनका जो नुकसान होना है वो नुकसान हो रहा है और उसके बाद फिर वो अदालतों में कितना मामला उनको इंसाफ रसानी के लिए कितना वक्त लगेगा उसका हम अंदाज़ा कर सकते हैं। अब बिल्कुल आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह का माहौल बना दिया गया है, न सिर्फ यूपी बल्कि सारे मुल्क में हम देख रहे हैं, बिलखुसूस जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पर। जी, ये देखिए, आईन ने हमें, कानून और आईन दोनों ने हमें इजाजत दी है कि आप हर कोई अपने मजहब का प्रचार कर सकता है, कि मोहब्बत जाहिर कर सकता है, प्रचार कर सकता है, जल से जुलूस निकाल सकता है। आप देखते हैं कावड़ियों के जुलूस निकलते हैं, आप देखते हैं रामनवमी का जुलूस निकलता है, जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है। तो कितने त्योहार होते हैं, सरदारों के त्योहार होते हैं, क्रिश्चियंस के त्योहार होते हैं, क्रिसमस होता है, बाकी होता है, ईस्टर होता है। इसी तरह अगर ये आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं बोर्ड है, वो तो हमें हक है लगाने का, मुसलमान को हक है ये दिन में
लाखों बार बोलने का आई लव मोहम्मद, और वो कौन सा मुसलमान है जो आई लव मोहम्मद नहीं कहेगा, या जिसके दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो। तो ये सिंपल एक इंतकामी कार्रवाई है, एक वो कमजोर तरीन सोच है, एक बहुत कमजोर, और एक वो इस सोच को हम क्या बोलेंगे, एक रियासत यहाँ पर फिर इतना ये सारी चीज़ हो रही है क्या, मतलब जो अदालत उज़्मा है हमारी, सुप्रीम या फिर कोर्ट्स हैं हमारी, वो इस हवाले से इंटरवेन करते हुए इस सारी सूरत हाल पर जो है कोई एक सोमोटो नहीं ले सकते कि इतना माहौल को खराब। पावर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सोमोटो एक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने सोमोटो एक्शन लिए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी हाई कोर्ट और किसी हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कोई सोमोटो नोट्स नहीं लिया, जबकि उनको लेना चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियंस होती है। एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन की गार्डियंस होती है। अगर हम बोलते हैं, एक लॉ में एक फ्रेज है, डेड कैन नॉट स्पीक, लेट अस स्पीक फॉर डेड। मुर्दा नहीं बोल सकता है, हमें मुर्दों के लिए बोलना चाहिए। हाँ, अगर कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट का ये आईनी फर्ज है, ये आईनी ड्यूटी बनती है कि वो सुमोटो नोटिस ले, या हाई कोर्ट के लिए ये आईनी फर्ज बनता है कि आईनी जिम्मेदारी बनती है कि वो सुमोटो नोटिस ले। एग्जैक्टली। तो इसीलिए उनको पावर दिया गया है कि सुमोटो नोटिस लेने का, कि हो सकता है कोई दहशत की वजह से, कमजोरी की वजह से, पैसा न होने की वजह से हाई कोर्ट का रुख न करे या सुप्रीम कोर्ट का रुख न करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को आईन ने इख्तियार दिया है कि वो सोमोटो कॉग्निजेंट, सोमोटो नोट्स ले सकते हैं किसी भी मामले का। यकीन इस बात की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, बात यहाँ पर यही है कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये बड़ा लोगों को बांटने वाला है, यानी प्रोवोकेशन जो है दिलाने वाला है किसी को, और ये किसी भी सूरत में बेहतर नहीं हो सकता। जो आइन ने जो हुकूक़ फराहम किए हैं शहरियों को, बिला मज़हब, बिला नस्ल, यानी बिला हम ये कहेंगे कि किसी भी तफरीक़ से जो है पाक हमारा दस्तूर हमको जो है ये हक़ फराहम करता है, तो ये किस तरह से ये माहौल बनाया जा रहा है। तो इसमें ज़रूरत इस बात की है कि अदालतें ख़ुद से जो है सोमोटो लें, या फिर कम अज़ कम रुजू किया जाए इस मामले को लेकर, जिसके ज़रिए इस शरारत को जो है रोका जा सके। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।